Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये होने वाली है जून मंथ के पहली वीक की, जहां पर हम 1 जून से 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं कि आप प्लीज यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं पूरे साल भर ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सके। और सीयूईटी 2025 के जनरल टेस्ट में अभी तक जितने क्वेश्चंस भी बच्चों के आए हैं बहुत पॉजिटिव हम लोगों को रिव्यू मिले हैं कि सर जितने भी करंट आपने पढ़ाए थे ऑलमोस्ट 85-95% पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्ट में बच्चों के उन्हीं करंट से निकले हैं जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करे थे। और बड़ा सुनकर अच्छा लगा कि सभी के पेपर बहुत अच्छे गए, शानदार गए। और अब जो है वो मेरा एम है क्लैट क्लैट 2025 जो बच्चे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों की हेल्प करना। इसी के साथ साथ मेरी करंट अफेयर सीरीज केवल इन एग्जामिनेशंस के लिए ही नहीं होती है। मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि एसएससी का अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट है जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का एग्जाम देना चाहता है और सीडीएस एमटीएस जैसे पेपर्स की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप केवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस के स्टूडेंट हैं आप, या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की आप प्रिपरेशन करते हैं, दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको हर तरफ से हेल्प करने वाली है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला करंट आपके पास जापान की तरफ से है। पिछले 34 सालों से जापान के पास जो दुनिया का लार्जेस्ट क्रेडिटर होने का जो टाइटल था वो जापान ने खो दिया है। लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन मतलब दुनिया में वो देश जो सबसे ज्यादा लोगों को लोन पर पैसा देता है वो जापान हुआ करता था पिछले 34 सालों से। वो टाइटल जापान से चला गया है। जापान का जो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल एसेट है वो 553 या 533 533.05 ट्रिलियन युआन के आसपास पहुंच गया है एट द एंड ऑफ 2024। और जो कि प्रीवियस ईयर से तकरीबन 13% ज्यादा है। और उसी तरफ अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी का नेट एक्सटर्नल एसेट युआन में 569.7 ट्रिलियन पहुंच गया है। इसकी वजह से जर्मनी दुनिया का लार्जेस्ट क्रेडिटर हो जाता है, क्रेडिटर नेशन हो जाता है। और चाइना जो है ये अभी भी तीसरे नंबर पर है। हालांकि हम लोग चाइना के बारे में सुनते बहुत है कि चाइना ने दुनिया के इस देश को लोन दिया, चाइना ने दुनिया के उस देश को यहाँ पर लोन दिया। बट बहुत बार ये चीजें जो है ये हमारे दिमाग से निकल जाती है कि चाइना एक लार्जेस्ट प्रेडेटर नहीं है। चाइना यहाँ पर जो है एक कंट्री तो है और वो क्रेडिट देती है आप लोगों को खत्म करने के लिए ही, बट अभी भी लार्जेस्ट प्रेडेटर का टाइटल चाइना के पास नहीं है। पहले कभी जापान के पास हुआ करता था, अब वो टाइटल जर्मनी के पास है। और जापान के पास ये पोस्ट 1991 से ही है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है आपका आईएटीए। आईएटीए इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अभी हाल फिलहाल में इसका 81st एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, 81st एजीएम हुआ। और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जिसको आप बोलते हैं जनरली 81st एनुअल जनरल मीटिंग, और WATS वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, और ये नई दिल्ली में हुआ 1 से 3 जून के बीच में हुआ। पहली बार आपको देखने को मिलता है कि 42 सालों में पहली बार ये समिट भारत ने होस्ट करी। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो की नोट है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डिलीवर किया। और पढ़ाते हुए मुझे बड़ा दुखद हादसा भी याद आता है कि जब भी मैं ये करंट अफेयर्स बेसिकली पढ़ाता हूँ तो दिमाग में कहीं ना वो घूमती रहती है बातें कि क्या हुआ था वो एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ कि इंजन थ्रस्ट नहीं ले पाया ब्लैक बॉक्स में। और क्यों बार बार वो वीडियो सरफेस हो रही है कि क्यों बार बार अथॉरिटीज को बताया गया था कि इंजन में 5 साल 5 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी। तो इंडिया के बारे में आपको मैं बता दूं, इंडिया ने पहली बार ये समिट जो थी, एजीएम जो थी, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो थी, ये 1983 में होस्ट करी थी। तकरीबन 42 सालों के बाद ये दोबारा मौका मिला है हमको होस्ट करने का। और भारत जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सेरेना विलियम्स की बात करते हैं। सेरेना विलियम्स एक लेजेंडरी टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस प्लेयर, हालांकि रिटायरमेंट ले ली है इन्होंने, बट हाल फिलहाल में इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज ऑस्टूरियाज प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियाज अवार्ड खेल कूद के लिए दिया जाता है, ठीक है जी, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो ये इनका करियर है। अगर आप देखें तो मैडम ने अभी तक 73 करियर टाइटल,
23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 2024 के पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में टॉर्च बियरर मैम रही। सेरेना सेरेना विलियम्स केवल खेल कूद ही नहीं, इनका जो है ये फिलंथ्रॉफी में भी काफी काम है। इन्होंने सेरेना विलियम्स फाउंडेशन, विलियम्स सिस्टर्स फंड और बहुत सारी चीजें ये जो है ये अपने लेवल पर भी करती हैं। यूनिसेफ का गुड विल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन 2011 में मैडम रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इंडिया और ब्राजील। दोनों के अगर आप देखते हैं तो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर। फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से आपको अनिल चौहान जी दिख रहे होंगे, सीडीएस। और उसी तरफ से जो ब्राजील की तरफ से आपको वहां के चीफ ऑफ स्टाफ ब्राजीलियन आर्म फोर्सेस के एडमिरल मिस्टर अगुयार मिस्टर अगुयार और हमारे इंडिया के सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बीच शंग्रीला डायलॉग 2025 में काफी सारी बातें हुई और दोनों देशों के बीच के बायलेटरल पार्टनरशिप जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई। दोनों ही देशों ने यहाँ पर कमिटेड किया कि वो दोनों ही देश यहाँ पे कमिटेड है कि एक फ्री, ओपन और एक इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन वो चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं साउथ कोरिया में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो साउथ कोरिया में हुआ, इसमें भारत ने सेकंड जो पोजीशन है वो प्राप्त किया। इन टोटल हम लोगों ने 24 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज रहे। और इसमें इस चैंपियनशिप में कुछ नए नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनते हम लोगों ने देखे। जैसे अनिमेश कुजूर और पारुल चौधरी दोनों ने कुछ नए नेशनल रिकॉर्ड्स जो है वो भी सेट करे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं मोना अग्रवाल जो है, ये साउथ कोरिया में होने वाले पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इंडिया की मोना अग्रवाल पेरिस पैरालंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतकर सबको बिल्कुल जो है प्राउड से भर दिया। मैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 की बात कर रहा हूँ जो साउथ कोरिया में हुआ। इसके बाद दोस्तों अवनी लखेरा, जो ऑलमोस्ट काफी सालों से पैरालंपिक्स में गोल्ड ला रही है, हालांकि इस इवेंट में मैडम फोर्थ नंबर पर खत्म करती है। बहुत ही नैरो मार्जिन से मेडल मिस किया इन्होंने। आर एस उनहालकर, ये भी एक इंडियन शूटर है, इनकी पोजीशन 7th रही यहाँ पर। हालांकि जो रिजल्ट थे वो इंडिया की कंसिस्टेंट प्रेजेंस को दिखाते हैं कि पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में या पैरा शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में भारत ऐसा नहीं है कि दुनिया से बहुत पीछे है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं मंगोलिया में होने वाले उलान बतार ओपन 2025 की। तो मंगोलिया में हुआ था उलान बतार ओपन 2025। इंडिया ने टोटल मिला के यहाँ पर 6 मेडल जीते। उलान बतार ओपन जो है ये एक्चुअली में रेसलिंग इवेंट है और भारत के रेसलर्स ने 6 मेडल जीते, जिन 6 मेडल्स में से 4 गोल्ड रहे हैं। तो बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस हम लोगों के प्लेयर्स ने यहाँ पर दिखाई, जिसमें अंतिम पंगल, नेहा सागवान, मुस्कान, हर्षिता, ये वो लोग हैं जो आपको यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतते हुए दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 1 जून को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं। एक तो हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम जो रही वो रही लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। और 1 जून को हम लोग ग्लोबल पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम रही राइजिंग पेरेंट्स आपको पता ही है यार, देखो आज तक माँ बाप ने ही हमको पाला है, बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप के बूढ़े होने पर उनको ना छोड़े। 2 जून को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पर। एक तो है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और इसी दिन को हम लोग तेलंगाना फाउंडेशन डे भी इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। 2014 में तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून को। तो 2 जून ये तेलंगाना का एक तरीके से फाउंडेशन डेट है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक बौद्धिक का मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंस होता है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025, इसका सेलिब्रेशन अभी हाल फिलहाल में CSIR IIP देहरादून में हुआ है। तो CISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, अभी इसने सेलिब्रेट किया है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को बताया जा सके, IP राइट्स लोगों को समझाए जा सके, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और इस पूरे की पूरे समिट में, पूरे के पूरे महोत्सव में IP राइट्स के ऊपर एक एक्सपर्ट सेशन लिया डॉक्टर कपिल आर्या ने। कपिल आर्या जो कि CSIR इनोवेशन प्रोटेक्शन यूनिट से आते हैं न्यू दिल्ली, और इन्होंने अपना जो सेशन लिया उसका टाइटल था
फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें पेटेंट क्या होते हैं, आईपी अवेयरनेस के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ये दुनिया को बताई, मतलब भारतीयों को बताई। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये नावा रायपुर में जो है ये बनाया जा रहा है, मतलब स्टेब्लिश हो चुका है। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में। आपको बता दूं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है 1,000 करोड़ की। और ये किया किसने है, तो रैक रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ नावा रायपुर। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जो है, ये जो कटरा से मुंबई पहुंची, मतलब कटरा की से छूट कर ये मुंबई के लिए रवाना हुई। आपको बता दूं चेरी एक ऐसा फ्रूट है जो इस रीजन में उगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसलिए ज्यादातर चेरी को एयर ट्रांसपोर्ट से ही जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ताकि इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन किया जा सके। और सिंपल सी बात है, वो एयर ट्रेवल का कॉस्ट जो भी आएगा वो चेरी में ही ऐड होकर आएगा ना, आप ही को पे करना है वो। तो कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लॉन्च किया कि हम एक कार्गो ट्रेन ही लॉन्च करेंगे, जो एक ऐसी ट्रेन जिसका काम होगा चेरी फ्रूट्स को कश्मीर से मुंबई तक लेके जाना। तो एक पूरी की पूरी ट्रेन में आपको बता दूं एक रेफ्रिजरेटेड एक डब्बा होगा, रेफ्रिजरेटेड डब्बा, और उसमें 24 टन जो माल है वो ऑलमोस्ट 24 टन रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन होगी। और ये पार्सल वैन जो है ये कुछ घंटों में बिना रुके कश्मीर से मुंबई पार्सल को जो है ये ट्रांसफर करेगी। तो मात्र 30 घंटे में, ओवर 30 आवर्स, कटरा से मुंबई ये जो पार्सल है पेरिशेबल फ्रूट का, इसको जो है वो ट्रांसफर किया गया। और ऐसे में जो हाई कॉस्ट है एयर ट्रेवल की, एयर ट्रांसपोर्ट की, उससे हम लोग बचे, और काफी अफोर्डेबल रहा स्मॉल चेरी ग्रोअर्स के लिए, जो अब बहुत दूर दराज की मार्केट भी जो है वो उनके लिए खुल गई है। इसके बाद फ्रेंड्स एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ये बन गए हैं सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड के। तो वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर बन गए हैं एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। जसवीर सिंह मान 1989 16 दिसंबर को एज अ फाइटर पायलट ये कमीशन किए गए थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ये बन गए हैं 18th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑन 1 जून 2025। तो 1 जून 2025 को 18वें कमांडर इन चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसको सिनकैन भी बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, नेक्स्ट करंट आपके पास है मिस इंडोनेशिया। इस बार की मिस इंडोनेशिया बनी मोनिका केजिया। मोनिका केजिया शी हैज वॉन द टैलेंट फिनाले एट द मिस वर्ल्ड 2025, जो कि हैदराबाद में हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में मिस इंडोनेशिया मोनिका केजिया बनी, और इन्होंने टैलेंट फिनाले जीता मिस वर्ल्ड 2025 का। इसके बाद ग्रैंड मास्टर आपको पता ही होगा नॉर्वे चेस। हालांकि नॉर्वे चेस में विनर तो रहे, देखो मैग्नस मैग्नस कार्लसन, विनर तो यही भाई साहब रहे। बट एक ही मैच इन दोनों का सरफेस हुआ जिसमें ये अपनी टेबल को बीट करते हुए दिखे। इन्होंने जोर से, मतलब जो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में हाथ मारा, क्योंकि भारत के ग्रैंड मास्टर दुनिया के यंगेस्ट चेस चैंपियन डी गुगेश ने जो है वो मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हराया है। कहते नहीं है कि इसकी जीत के इतने चर्चे नहीं होते जिसकी, मतलब जितना इसकी एक हार के चर्चे हो गए, और खासकर कि डी गुकेश के जीवन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विन माना जा रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं जी ग्लेन मैक्सवेल। विस्फोटक बल्लेबाज है ये, आईपीएल में विस्फोटक पारी के लिए जाने जाते हैं। और वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में किस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सिंगल हैंडेडली मोर्चा संभाला था ऑस्ट्रेलिया का, सभी क्रिकेट लवर्स को ये बात पता होगी। तो ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ग्लेन मैक्सवेल जो है इन्होंने अपना पहला डेब्यू 2012 में किया था। 149 ओडीआई मैचेस अभी तक इन्होंने खेले हैं। 3,990 रन इन्होंने टोटल में बनाए हैं। बॉलर भी है तो 77 विकेट्स भी चटकाए हैं। 3 जून को फ्रेंड्स वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट होता है, और इसके बाइसिकल डे की इस बार की थीम रही साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
इसके बाद नेक्स्ट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस को नोटिफाई किया है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस कौन सी स्कीम की है? तो ये स्कीम है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। इसकी कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस भारत की सरकार ने जो है वो इशू करी है। और स्कीम का एम क्या है? स्कीम का एम है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स जो भी है उनको भारत में लाना, इंडिया एज अ डेस्टिनेशन लोगों को दिखाना, उनको कस्टम ड्यूटीज में कुछ बेनिफिट्स देना, कंसेशन देना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो भारत में आए। और ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऐसे में भारत जो है वो ईवी व्हीकल्स का आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा हब बन सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ध्रुव। नाउ व्हाट इज ध्रुव? हैज लॉन्च ध्रुव, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ध्रुव जो है वो एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का नेशनल डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। व्हाट इज ध्रुव? इंडियाज नेशनल डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या है ये ध्रुव? एक्चुअली में ध्रुव का काम ये है कि इंडिया में हर एक प्रॉपर्टी को ना एक अलग से डिजिटल कोड दे देगा, कि जैसे आपने वो डिजिटल कोड डाला तो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा खुलकर आ जाए। जैसे जैसे आधार कार्ड होते हैं ना, उसी तरीके से एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड आपके जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर, जोग्राफिक कोऑर्डिनेट का मतलब आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर आपको दिया जाए। तो ऐसे में ना एक तरीके से प्रॉपर्टीज का भी आधार कार्ड नंबर होगा। तो एक बहुत ही क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। और ऐसे में गवर्नेंस और सर्विस जो डिलीवरी है सरकार की तरफ से, ये सब चीजें काफी हद तक इंप्रूव होंगी। तो हमें ये मतलब हम मान रहे हैं कि काफी हेल्प मिलेगी यहाँ पर सरकार को तब अपने लोगों तक पहुंचने में। इसके बाद भारत की सरकार ने दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक इन दोनों को एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुन लिया है। 1 जून 2025 को ये न्यूज सभी को मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिनेश पंत, रत्नाकर पटनायक एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोलैंड की। तो पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इस बार जीते हैं केरोल नोरोकी। तो केरोल नोरोकी जो है, जो कि एक नेशनलिस्ट ऑपोजिशन कैंडिडेट है, वो पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुके हैं। तो ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाम क्या है इनका? केरोल नारोकी। इसके बाद बात कर रहा हूं बेटा विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जो है, जो कि 30 सितंबर को शुरू होगा, तकरीबन 2 नवंबर तक चलेगा। सारे मैचेस जो भी होंगे विमेन वर्ल्ड कप के, वो दो देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं, दैट इज इंडिया और श्रीलंका। और ये विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का 13th एडिशन होगा, जिसमें दुनिया भर की 8 टीम जो है वो खेलेंगी। इन टोटल 5 वेन्यूज डिसाइड की गई है, जो कि दो देशों में है, जहां पे सारे मैचेस को खेला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक नई बुक आपके सामने है। बुक का नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। आपसे पूछा जाए ये इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक जो है वो है श्रीनिवासा राघवन। तो श्रीनिवासा राघवन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जहां पर बेसिकली 1975 से 1977 के सालों को काफी पर्टिकुलरली फोकस करके ये किताब लिखी है। और 1975 वो तारीख थी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कहा जाता है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए लगाई थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने 2024 में ही जब ये इलेक्शन जीते, इन्होंने संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन को जो मार दिया था, तो संविधान हत्या दिवस भी सेलिब्रेट करने का जो है ये ऐलान किया था। तो कभी के बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये संविधान हत्या दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस जो है ये 25 जून हर साल सेलिब्रेट होता है, 25 जून को। और ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस की ये डेट लास्ट ईयर ही डिसाइड हुई थी। 25 जून 1975 वो तारीख है जब पूरी भारत भर में इमरजेंसी आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने। इसके बाद बेटा साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल से कम विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 7 साल का इनका छोटा सा करियर रहा। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर कम बैट्समैन है हेनरिक क्लासन।
2018 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। इसके बाद दोस्तों 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है, जहां पर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि एग्रेशन के शिकार बच्चों पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं एग्रेशन के, और हमको ये क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, नेदरलैंड्स, जो नेदरलैंड्स है वो बनी इंडिया की लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023। आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत ने किस देश को एक्सपोर्ट करे, तो वो देश है नेदरलैंड्स। और आपको वैसे ही बता दूं मैं, अगर मान के चलते हैं कि 100% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोगों ने दुनिया के 120 देशों को एक्सपोर्ट करे, मान के चलते हैं, तो 120 देशों को जो हम लोगों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे, उसमें से 20.6% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैंने केवल नेदरलैंड्स को ही दे दिए। दूसरे नंबर पर रहा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और तीसरा जो है वो आप लोगों को ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है वो कई सारे देश आपको और दिखे, बट कहीं ना कहीं नेदरलैंड जो है ये इंडिया का एक लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर कंट्री, या लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया बना है। तो नेदरलैंड्स जो है ये सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत ने इस बार 2023-2024 का डेटा है, बताइए। 2023-2024 का डेटा है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेदरलैंड्स को एक्सपोर्ट करे हैं। और ये कंडीशन, ये पोजीशन कहीं ना कहीं 2025 में भी 24 में भी बरकरार रही है। इसके बाद फ्रेंड, जियो हॉटस्टार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर दी है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नाम क्या है? आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी। तो इस एक वेब सीरीज के माध्यम से, आरबीआई अनलॉक बियॉन्ड द रूपी, इस वेब सीरीज के माध्यम से आरबीआई चाहता है कि लोगों को पता लगे कि आरबीआई किस तरीके से करेंसी को मैनेज करता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, आरबीआई किस तरीके से बैंक्स को, एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, आरबीआई किस तरीके से करेंसी को इशू करता है, इंटरेस्ट रेट भारत में मैनेज करता है, मार्केट्स और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम भारत में किस तरीके से आरबीआई चलाता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से आरबीआई इसको भी फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इंडिया जो है ये आईआईएएस, मतलब प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज है उसका जो इस बार की चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट है, वो भारत बना। और 2025 से 2028 तक भारत इस संस्था का राष्ट्रपति रहेगा। और ये इलेक्शन इंडिया की पहली विक्ट्री पिछले 100 सालों में, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रेसिडेंसी के 100 सालों में पहली बार भारत को इस हिसाब से वोट मिले हैं कि भारत जो है वो जीता, और हम आईआईएएस के एक 3 साल के लिए राष्ट्रपति यहां पर चुने गए। तो आईआईएएस एक ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें 31 मेंबर आते हैं, 20 नेशनल सेक्शंस आते हैं और 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स आते हैं, जिसका काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक रिसर्च को फोकस करना। और इंडिया इस संस्था का मेंबर 1998 से ही है। इंडिया को इस संस्था में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो भारत की तरफ से ये DARPG नामक डिपार्टमेंट जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 जो नए सदस्य हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुने गए। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 तो होते हैं परमानेंट, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए आता है। और 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, जिसको 2 सालों के लिए चुना जाता है। तो अब जो नए 5 मेंबर्स है वो कौन है? बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लाटविया और लाइबेरिया। इन पांचों का 2 साल जो है ये 2026 में शुरू होगा, ये भी आपको बता दूं। तो ये दे विल ज्वाइन द करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स अभी कौन कौन है फिलहाल? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तो इन पांचों के साथ अब ये 5 मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। जनवरी 2026 में इनका कार्यकाल शुरू होगा और दिसंबर 2027 में खत्म हो जाए। तो 2 साल के लिए ये चुने जाते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अनिल कुंबले की बात करते हैं। अनिल कुंबले जो है ये कर्नाटका हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नए एम्बेसडर अनिल कुंबले बने। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो खैर आपको पता ही है, इन्होंने पंजाब को फाइनल्स में 6 रन से हराया और एक बहुत ही नेल बाइटिंग फाइनल था ये। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया और आरसीबी ने अपनी पहला मेडन जो ट्रॉफी है आईपीएल ट्रॉफी वो लिफ्ट करी। आरसीबी ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स का स्कोर खड़ा किया और पंजाब को यहां पर 184 ही स्कोर्स में इन्होंने 20 ओवर में बस 184 रन ही पंजाब को बनाने दिए 8 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीते। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विनर रहे ऑस्कर पियास्त्री। और ये मैकलैरेन की तरफ से जो है वो ड्राइव करते हैं। 24 वर्षीय मतलब रेसर है, F1 रेसर है। जून 5 को बहुत इंपॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट होता है, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और लेट मी रिपीट, ऐसे दिनों की थीम भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद फ्रेंड्स बाकी आगे बात करते हैं कैंडियर कैंडियर हुरून इंडिया। कैंडियर हुरून इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2025 यहां पर पब्लिश हुई। तो मैं बात कर रहा हूं कैंडियर हुरून हरून या कैंडियर हरून इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2025। और इस लिस्ट में शांति एकम्बरम डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कोटक महिंद्रा बैंक की, वो सबसे टॉप रैंक प्रोफेशनल्स आपको यहां पर दिखती है। मैं बात कर रहा हूं शांति एकम्बरम की। शांति एकम्बरम का टोटल आज के डेट में नेटवर्थ तकरीबन 3.8 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। और इस रिपोर्ट में 97 विमेन को शोकेस किया गया है अक्रॉस 9 कैटेगरीज, जिसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स भी हैं। तो शांति एकम्बरम कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक की एक तरीके से आप मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आप इनको देख सकते हैं। इनके बाद आपको परमिंदर चोपड़ा दिखेंगी जो कि पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एमडी और चेयरपर्सन है। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। अगला करंट दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान ने यहाँ पर वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जन अभियान जो है ये स्टार्ट कर दिया है। वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जन अभियान 5 जून को एनवायरनमेंट डे के दिन शुरू किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य सिंपल सी बात, ग्राउंड वाटर को रेजुविनेट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना और वही पानी को खराब होने से बचाना, मतलब वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्कैर्सिटी जो है उसको कॉम्बैट करना। ये सब चीजें इस प्लान का मोटिव है। इसके बाद बेटा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इस योजना का मुख्य एम आपको बता दूं, इसका एम क्या है कि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करना। जहां जहां पर वन खराब हो चुके हैं वहां पर वनों की जगह, मतलब उन वनों की जगह नए वनों को प्लांट करना जो फ्रूट्स थे। तो फ्रूट बियरिंग ट्रीज को ऐसी जगहों पर लगाना जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोकलाइट्स को भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आपके एरिया में ऐसे पेड़ लगा रखे हैं सरकार ने जहां से एप्पल मिलते हैं आपको, मतलब तरह तरह के फ्रूट्स मिलते हैं आपको, तो एम्प्लॉयमेंट के साधन तो देखिए बनते ही है ना। तो ये है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स में आते हैं। इसके बाद दोस्तों रामसार साइट्स में 2025 में भारत ने 2 जगहों को जोड़ा और ये 2 जगह रामसार साइट लिस्ट में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को जोड़ी गई। ये दोनों जगहें कौन सी हैं? दोनों जगहों इसमें एक का नाम है कीचन कीचन और दूसरे का नाम है मेनार। तो अगर हम कीचन की बात करते हैं दोस्तों, तो कीचन और मेनार दोनों ही राजस्थान में पड़ती हैं और ये दोनों ही वेटलैंड्स हैं। तो रामसार कन्वेंशन एक्चुअली में वेटलैंड्स की एक कन्वेंशन है। तो दलदली भूमि को बचाने के लिए इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसार में साइन किया गया था, इसलिए कन्वेंशन का नाम पड़ गया रामसार कन्वेंशन। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। वेटलैंड्स के वाइज यूज, उनके लोकल, नेशनल और ग्लोबल जो कॉपरेशन है उसको कंजर्व करता है ये। और इंडिया ने रामसार कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था और आज के डेट में इंडिया की तरफ से रामसार कन्वेंशन की रामसार लिस्ट में
91 साइट्स लिस्टेड है। इसके बाद बेटा इंडिया जो है ये पॉपुलेशन सेंसस 2027 जो है ये कंडक्ट करेगा 2 फेजेस में। और पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन को यहाँ पे रखा गया है। तो दोनों ही फेजेस में पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। और रेफरेंस डेट जो है लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया, जब हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी एक सेंसस का करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो वो 1 मार्च 2027 बताया गया है। जबकि लद्दाख और जितने भी स्नो बाउंडेड रीजन्स है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनका डेटा आपको 1 अक्टूबर 2026 को ही मिल जाएगा। हालांकि सेंसस 2021 में होना था हमारा, बट इसको पोस्टपोन क्यों किया गया, जैसे कि आपको पता है कोविड आ गया था इस वजह से। तो ये 2 फेजेस कौन से हैं? पहले फेज में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस को रखा गया है और दूसरे फेज में पॉपुलेशन एनिमरेशन को रखा गया है। और जैसे कि मैंने बोला, पहली बार सेंसस में कास्ट एनिमरेशन को यहां पर जगह मिली है। 16 साल के गैप के बाद पहली बार सरकार कास्ट एनिमरेशन को यहां पर जो है वो जगह दे रही है। इसके बाद बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, जिनकी पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, आखिरकार बांग्लादेश ने फादर ऑफ द नेशन का टाइटल बागा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो दिया गया था वो वापस ले लिया है। और ये चेंज जो है ये एक अमेंडिंग लेजिस्लेशन के द्वारा लाया गया, जिसको स्पेसिफिकली आप नेशनल फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल एक्ट कहते हैं। तो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल एक्ट में बदलाव किया गया, जिस एक्ट में बदलाव करके बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। बांग्लादेश के इस समय राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन है, कैपिटल ढाका है और टका यहां पर करेंसी चलती है। इसके बाद दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया फैसला लिया है। 12 देशों से आने वाले लोगों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी गई है। ज्यादातर ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुनिया, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सुदान, येमेन जैसे देश आते हैं। और रीजन क्या दिया गया? रीजन दिया गया साइबर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को यहां पर रखते हुए इन्होंने ये बैन लगाया है 12 देशों से आने वाले लोगों पर। इसके बाद साउथ कोरिया में अपोजिशन लीडर, नाम है इनका ली जिए म्यूंग, ली जे म्यूंग, ये बन गए हैं साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति। नाम है इनका ली जिए म्यूंग, इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। इनकी पार्टी का नाम है ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी। इसको प्लीज आप लोग याद करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। यूक्रेन ने यहां पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। रशिया के बहुत डीप जाकर इन्होंने ट्रक्स भेजे और ट्रक्स के ऊपर इनके ड्रोन बैठे हुए थे। और ये ट्रक रशिया के मिलिट्री बेस के पास से निकला जहां पे इनके प्लेन्स खड़े हुए थे। इन्होंने बटन दबाया, डेडिकेटेड मैनर में यहाँ पे सारे ड्रोन्स उड़े और वो रशिया के उस मिलिट्री बेस जहाँ पे इन लोगों के फाइटर जेट्स खड़े थे वहां पर आके फटे और डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने काफी सारे रशियन एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर क्राफ्ट्स को और ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट्स को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था यूक्रेन का, जिसके बाद हाँ रशिया ने बदला भी लिया, वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा यहाँ पर। तो 18 महीने लगे थे यूक्रेन को इस पूरे अटैक को प्लान करने में, और कहा जाता है कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी ये रशिया की, कि ये इसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। इसके बाद दोस्तों 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट IUU फिशिंग मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट IUU फिशिंग, इसमें आई का मतलब इलीगल है और डबल यू का मतलब है अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी राहत यहां पर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह तय किया है कि भारत में नया रेपो रेट 5.5% के आसपास होगा, मतलब 5.5% होगा। रेपो रेट कम होने की वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। अब आपको फोन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे बैंकों के, जो पहले भी आते होंगे अब थोड़े ज्यादा आएंगे। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना तो केवल रेपो रेट कम किया है, बट कैश रिजर्व रेशियो जो पहले 4% था उसको भी कम करके 3% कर दिया है। यहां पर 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है, बीपीएस का मतलब बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%।
50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। तो रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट कम किया और कैश रिजर्व रेशियो को 100 बेसिस पॉइंट कम किया। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? अगर किसी बैंक के पास मान के चलो 100 करोड़ रुपीज उसके पास टोटल डिपॉजिट है, तो 100 करोड़ का वो परसेंट जो हर बैंक को आरबीआई के पास कैश में रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो 100 करोड़ का 3% हो गया 3 करोड़। तो अब केवल 3 करोड़ ही बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, अगर उनके पास 100 करोड़ रुपए टोटल डिपॉजिट है, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो उनको इतना पैसा अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। पहले ये 4% था, तो पहले ज्यादा रखना पड़ता था, अब कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब जितना कम पैसा आपको रखना पड़ेगा, उतना ज्यादा पैसा आपके पास बचेगा कि आप लोगों को लोन दे सके। तो अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचने लगेगा, लिक्विडिटी बैंकों की बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके लोगों को लुभावने ऑफर्स देंगे। अब आप लोगों की वाट लगा देंगे ये लोग, सर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। इसके बाद दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इनॉग्रेट किया। इसकी हाइट आईफिल टावर से भी ऊंची बताई जा रही है। नाम है इसका चेनाब रेल ब्रिज, जम्मू कश्मीर में, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कश्मीर वैली को इंडिया के नेशनल रेलवे नेटवर्क से ये जोड़ेगा ब्रिज। तकरीबन 42 साल के बाद एट लास्ट ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। चेनाब ब्रिज की हाइट 359 मीटर्स है, आईफिल टावर से भी ऊंची। 467 मीटर का इसका स्पैन है, मतलब ये जो आपको स्पैन दिख रहा है, डिस्टेंस, वो 467 मीटर्स का है। लेंथ, मैं आर्क का स्पैन बता रहा हूं, ठीक है, आर्क का स्पैन वो 467 मीटर्स का है। इसके बाद वैसे ब्रिज की लेंथ कितनी है? तो इस पूरे ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर के आसपास है। तो स्टील और कंक्रीट के आर्क बनाए गए हैं ताकि ये सस्टेन कर सके, और इस पूरे जोन में भूकंप भी आते हैं, बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स और सीज्मिक एक्टिविटीज को भी ये आराम से मैनेज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनवायरनमेंट डे के दिन एक पेड़ मां के नाम 2.0 कैंपेन शुरू किया। ऐसे में इंडिया में ऑफ कोर्स जो है, इस दिन ये एक पेड़ मां के नाम जो है, इसमें हम लोग ट्रीज वगैरह को प्लांट करते हैं। इन्होंने पहले भी ये लॉन्च किया था और ये अब दोबारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ऐसे में एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने का सरकार का अच्छा एम है। इस बार 2.0 का एम क्या है कि 30 सितंबर से पहले पहले तक भारत में कम से कम 10 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, अश्वनी लोहानी की बात करते हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन रह चुके हैं और एक्स सीएमडी रह चुके हैं एयर इंडिया के। इनको हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी के नए डायरेक्टर हैं, नाम है इनका अश्वनी लोहानी। इसके बाद फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र देव जो है, ये बन गए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरपर्सन। तो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र देव। आपको बता दूं, महेंद्र देव जो है, ये इनसे पहले भी इनका जो काफी अच्छा करियर रहा है। हालांकि ये चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के केवल 2 सालों के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और पहले कभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बैरी जी के पास ये पोस्ट थी। सुमन बैरी जी पहले जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो थे वो चेयरपर्सन थे। इसके बाद दोस्तों, ये भी न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, रफाल फाइटर जेट्स के फ्यूजलेज, जो फ्यूजलेज है रफाल फाइटर जेट के, वो भारत में ही बनकर तैयार होंगे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बता, एक्चुअली फ्यूजलेज का मतलब होता है मेन बॉडी। तो रफाल फाइटर जेट की मेन बॉडी पहली बार फ्रांस के बाहर, मतलब किसी देश में बनेगी, और वो देश भारत है। और ये फ्रांस की तरफ से डेसॉल्ट एविएशन और इंडिया की तरफ से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर रफाल की ये फ्यूसलेज इंडिया में बनाएंगे। और ऐसे में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं। और आपको बता दूं, 2023 से ही इंडियन नेवी जो है, इनको 26 रफाल मेराइन फाइटर जेट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। और बहुत ही जल्द अब ये जो भी रफाल मेराइन फाइटर जेट्स जो इंडियन नेवी को मिलेंगे, इनकी जो मेन बॉडी होगी वो बहुत ही जल्द अब भारत की बनी हुई जो है उसी से फंड की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। एम एस धोनी जो है, ये डिटॉल आईसी कूल रेंज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो डिटॉल ने अनाउंस कर दिया है महेंद्र सिंह धोनी को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट दैट इज आईसी कूल।
इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदल दिया गया है। बड़ी गजब की बात है। आपको बता दूं, इंडिया में कई बार इस टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाता था, इंग्लैंड में इसको एंडरसन ट्रॉफी कहा जाता था। तो अब इस बीसीसीआई ने और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर, इंग्लैंड एंड क्रिकेट वेल्स बोर्ड और बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दोनों ने मिलकर इंडिया इंग्लैंड के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम ही बदल दिया। अब ये टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आज का आखिरी करंट है ये। 6 जून को, 8 जून को, 7 जून को कौन कौन से दिन सेलिब्रेट होते हैं? 6 जून को होता है वर्ल्ड पेस्ट डे, 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और इसी के साथ आई एंड दिस क्लास ऑन द बिहाफ ऑफ लाइफ शिल्प अकेडमी। आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज, विदाउट लाइकिंग द चैनल, सब्सक्राइबिंग द चैनल, विदाउट लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स मत जाइएगा। बहुत ही कम बच्चे हैं जो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अच्छा लगता है कि आप लोगों तक मेरी जो कंटेंट है वो पहुंच रहा हूं, मैं कभी और किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, जो कि जून मंथ की ही सेकेंड वीक की होगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच।